Welcome to Tathastu ICS. My name is Rishi Kodwani and today we are going to have a discussion on a current affairs topic which is recently has been discussed in news. आजकल ये टॉपिक सुर्खियों में बहुत चल रहा है कि CAA, NRC और NPR इन तीनों शब्दों में क्या रिलेशन है। ये हमारे न्यूज़पेपर्स, करंट अफेयर्स और एग्जामिनेशन हर जगह से ये एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। हम देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर चाहे हिंदू न्यूज़पेपर हो या इंडियन एक्सप्रेस हो, both the newspapers at different occasions have quoted different articles about Citizenship Amendment Act or NPR, as a result of which this debate about conducting a nationwide NRC has again come to the light. अब इससे पहले हम इस आर्टिकल को या इस टॉपिक को हम ज्यादा और अच्छे से डिटेल में पढ़ें, सबसे पहले एक सिंपल सा फैक्ट आपको मैं बता देता हूं कि अगर कोई हमसे ये पूछता है दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स आर देयर इन इंडिया, तो सबसे पहली बात ये समझनी है कि इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया में आ कहां से रहे हैं, व्हाट फ्रॉम विच कंट्री आर द इलीगल इमिग्रेंट्स कमिंग फ्रॉम। सो पाकिस्तान से कोई इलीगल इमिग्रेंट इंडिया में नहीं आ रहा है, नेपाल से और भूटान से बिकॉज देयर इज एन ओपन बॉर्डर, देयर इज नो इलीगल इमिग्रेंट्स कमिंग फ्रॉम देयर। चाइना से भी कोई इलीगली इमिग्रेट करके इंडिया में नहीं आ रहा है। तो जो जगह बचती है वो बांग्लादेश या म्यांमार बचती है और थोड़ी बहुत जो इलीगल इमिग्रेशन होती है वो श्रीलंका से होती है। तो सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है दैट मेजॉरिटी, सब नहीं, बाकी जगह से थोड़े थोड़े लोग हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द इलीगल इमिग्रेशन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम बांग्लादेश। अब बांग्लादेश से कितने इलीगल इमिग्रेंट्स हैं इसका कोई डेटा नहीं है। वी नो दैट द इंडिया एंड बांग्लादेश हैव द लॉन्गेस्ट बॉर्डर, जो कुछ 4000 किलोमीटर, अराउंड 4000 किलोमीटर लॉन्ग इज द इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो जो पूरा बॉर्डर है उसमें जंगल भी है, उसमें नदियां भी है, उसमें पहाड़ भी है। इट हैज सो मेनी प्लेसेस, इट हैज सो मेनी diverse terrains, as a result of which it is very difficult and impossible to completely 100% fence the border, क्योंकि वो फेंसिंग नहीं हो सकती। Therefore इसका फायदा उठाते हुए there are certain illegal immigrants who are entering Bangladesh. ज्यादातर द इलीगल इमिग्रेंट्स आर कमिंग बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि उनको पता है इंडिया में रहने का तरीका अच्छा है, इंडिया में इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट ज्यादा अच्छा मिल सकता है। ऐसे केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू टेररिज्म फैलाने के लिए। टेररिज्म फैलाने से ज्यादा पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन टेकिंग जॉब्स इन इंडिया, देयरफॉर इसीलिए वो इलीगली इंडिया में आते हैं। एक पार्लियामेंट में एक क्वेश्चन था, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द होम मिनिस्ट्री हैज रिप्लाइड that gave the figure of 20 million illegal Bangladeshi migrants that are staying in India. 20 million illegal Bangladeshi का मतलब है कुछ 2 करोड़ लोग, बांग्लादेशी लोग इंडिया में इलीगली रह रहे हैं, जो बिना किसी पासपोर्ट के या पासपोर्ट है तो बिना किसी वीजा के इंडिया में तारों के नीचे से छुपके से आए हैं। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज एनआरसी, व्हाट इज एनपीआर और ये पूरा विवाद क्या उठा है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एनआरसी और एनपीआर में सबसे पहले एनपीआर समझते हैं कि एनपीआर क्या है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। इट इज सिंपली एक ऐसा दस्तावेज है, इट इज अ डॉक्यूमेंट, इट इज अ रजिस्टर इन विच ऑल द पीपल हु आर लीगली रिजाइडिंग इन इंडिया, चाहे वो फॉरेनर्स हो या सिटीजन हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, ऑल द पीपल हु आर लीगली रिजाइडिंग इन इंडिया, जिनके पास पासपोर्ट और वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका एक लिस्ट है। इट कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ ऑल दोज पीपल, फॉरेनर्स एज वेल एज सिटीजंस, who are living in a place for at least 6 months and are continue and wish to continue to stay in that place for another 6 months. उन सारे लोगों की एक लिस्ट को हमने एनपीआर का नाम दिया है। यानी चाहे फॉरेनर हो चाहे सिटीजन, जो लीगली वैलिड तरीके से इंडिया में आया है, 6 महीने से रह रहा है और आगे 6 महीने तक रहेगा, उन सबकी एक लिस्ट बना दी एनपीआर। फिर एक क्वेश्चन है कि एनआरसी क्या होता है। एनआरसी इज नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस सिंपली सेज कि इस एनपीआर में से अगर मैं फॉरेनर छाड़ दूं, लीगली लिविंग पीपल है, मैं फॉरेनर हटा दूं, तो जो बचेगा वो है रजिस्टर ऑफ सिटीजंस। इफ इट इज अ रजिस्टर ऑफ ऑल द लीगली लिविंग सिटीजंस जो इंडिया में है। अब एनआरसी अगर मेरे पास एक बार आ गया, if I have got the opportunity to look at NRC, that is it is a register of all the legal citizens of India, तो अब I can come to know what is the exact profile and I can easily eliminate who is a foreigner and I can also easily eliminate who is an illegal immigrant who is using my resources and taking the resources which were bound for the citizens.
जो सिटीजन्स के रिसोर्सेज थे उस पे कोई और इलीगल इमिग्रेंट आके अगर उनको यूज कर रहा है, तो अब मेरे को पता चल जाएगा कि जिसका नाम इस इलीगल इमिग्रेंट की एनआरसी की लिस्ट में नहीं है वो सब इलीगल इमिग्रेंट है, उनको जल्द से जल्द बाहर करेंगे सो दैट माय सिटीजन्स आर नॉट सफरिंग बिकॉज ऑफ देम। फिर इसके बाद एक और चीज आती है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, दैट इज 2019। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आया था। तो इंडिया ने एक लॉ बनाया था 1955 में, सिटीजनशिप एक्ट 1955, उसमें अमेंडमेंट हुआ है 2019 में जिसको CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का नाम दिया है। सो व्हाट इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट 2019? इट सिंपली सेज कोई भी एनी इलीगल इमिग्रेंट जो भी इलीगली आया है विदाउट वैलिड पासपोर्ट या विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स, जो भी इलीगली आया है इंडिया में, कहां से आया है? इन 3 कंट्री से, पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान, इन 3 कंट्री से आ रहा है। किस डेट से पहले आ रहा है? 31 दिसंबर 2014 से पहले आ रहा है। और इन 6 में से किसी एक रिलीजन को बिलोंग करता है, हिंदू, सिख, बुद्धिज्म, पारसी, जैन या क्रिश्चियन, इनमें से किसी एक रिलीजन को बिलोंग करता है, इन 3 में से किसी एक कंट्री में से आ रहा है और इस डेट से पहले अगर वो इंडिया में इलीगली आया है तो इंडियन गवर्नमेंट उसको सिटीजनशिप प्रोवाइड कर देगी, बिकॉज ऑल सच पीपल आर कमिंग फ्रॉम सच कंट्रीज ऑन दिस डेट बिकॉज ऑफ रिलीजियस परसिक्यूशन। पीपल आर फियरिंग फॉर देयर लाइव्स और वो अपनी जान बचाते हुए इंडिया में आ रहे हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है क्योंकि रिलीजियस ग्राउंड्स पे परसिक्यूशन हो रहा है तो सारे माइनॉरिटीज को इंडिया में सिटीजनशिप मिलने का पूरा अधिकार बनता है, इसीलिए इन सारे लोगों को सिटीजनशिप देंगे। अब ये है सिटीजनशिप अमेंडमेंट 2019। अब इस पूरे खेल में इस प्रोविजन का कि इस डेट से पहले हम इन लोगों को सिटीजनशिप देंगे, this is the whole point of contention between this is the whole point of controversy in the society. What is the controversy? We will understand. Just wait for a little while. इस पूरी चीज की पहले हम बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि बैकग्राउंड क्या है। What is the background of NRC, NPR, CA? कहानी शुरू होती है पार्टीशन के टाइम पे, when India gets independent and India and Pakistan are separated. We all know that India and Pakistan, there are 2 Pakistan. There is East Pakistan, there is West Pakistan. So we all know that there is migration of Muslims taking place from India towards Pakistan and there is migration of Hindus and Sikhs taking place from Pakistan towards India. अब जो वेस्टर्न पाकिस्तान बॉर्डर है, आपका, दैट मीन्स जिसको आज आप पंजाब, राजस्थान और गुजरात वाला एरिया कहते हैं, वहां पे एक गो में पूरा पार्टीशन हो जाता है, पूरा माइग्रेशन हो जाता है। ऑल द मुस्लिम्स गो फ्रॉम इंडिया टुवर्ड्स पाकिस्तान, ऑल द हिंदूज एंड सिख्स गो फ्रॉम पाकिस्तान टुवर्ड्स इंडिया, तो वो हो जाता है। बट दिस इज नॉट सीन इन केस ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। वी सी देयर डिफरेंशियल माइग्रेशन ट्रेंड्स बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट पाकिस्तान एंड इंडिया एंड ईस्ट पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली, जो इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान है वो बंगाली यूनाइटेड वहां पे लोग हैं। ये जो बंगाली यूनाइटेड लोग हैं, हिंदू और मुस्लिम से ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन बंगाली लैंग्वेज से ज्यादा यूनाइटेड हैं। देयरफॉर देयर इज लेस माइग्रेशन of Hindus and Muslims across the border. They are more united by the Bengali language. Therefore वहां पे माइग्रेशन कम होता है, लेकिन इवेंचुअली माइग्रेशन होता रहता है। एक गो में नहीं होता है। वेस्ट पाकिस्तान में एक गो में पूरा माइग्रेशन हो जाता है। सॉरी, ईस्ट पाकिस्तान में बहुत लिमिटेड वेव्स में माइग्रेशन कंप्लीट होता है। ये देखते हुए 1951 में पहली बार सेंसस हुआ, इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार सेंसस हुआ, एंड इन द इंडिपेंडेंट इंडिया फर्स्ट टाइम सेंसस द गवर्नमेंट आल्सो इनफॉर्मली कंडक्टेड एनआरसी। द फर्स्ट टाइम एनआरसी हुआ इनफॉर्मली, और कोई लीगल उसके पीछे लॉ नहीं था। इनफॉर्मली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्टेड एनआरसी इन द स्टेट ऑफ असम टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी इलीगल इमिग्रेंट्स और हाउ मेनी बंगाली पीपल आर कमिंग फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान टुवर्ड्स असम। फिर स्लोली एंड स्टेडली हम देखते हैं दैट देयर इज अ सिविल वॉर एंड देयर इज अ जेनोसाइड एंड देयर इज डिस्क्रिमिनेशन अमंग्स द ईस्ट पाकिस्तानी सिटीजन्स डन बाय द वेस्ट पाकिस्तानी आर्मी। तो जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग हैं उनके साथ अच्छा सलूक नहीं होता है, दे आर डिस्क्रिमिनेटेड बाय द वेस्ट पाकिस्तानी गवर्नमेंट। एंड फाइनली इन 1971 देयर इज अ वॉर, ऑपरेशन सर्च लाइट, जिसकी वजह से बहुत सारे बंगाली मुस्लिम्स, Bengali people, whether Hindus or Muslim, doesn't matter, all the Bengali illegal immigrants start to come towards India अपनी जान बचाते हुए। 1971 सेंसस में पता चलता है that there is a lot of illegal immigrants who have entered in India। फिर 1972 जब वॉर खत्म होती है, there is a treaty signed between India and Bangladesh, the newly created Bangladesh, known as Indira Mujib Accord, which simply says कि 1971 से पहले जो आ गए उनको हम सिटीजन मान लेंगे,
1971 के बाद अगर कोई आ रहा है तो उसको हम डिटेक्ट करेंगे, डिटेन करेंगे, फिर डिपोर्ट करेंगे, जो दोनों कंट्रीज मान लेती है। 1977 में there are elections in Assam in which again the Bengali citizens, so actual Assamese citizens जो हैं उनको ये बात समझ में आती है कि नहीं, जो लोकल बंगाली लोग हैं ये हमारी नौकरियां खा रहे हैं, ये हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को डिफीट कर दे रहे हैं, ये एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को डिफीट कर दे रहे हैं। देयरफॉर द रिसोर्सेज दैट वर देयर फॉर द लोकल एसएमईज are taken over by the illegal Bengali people who have come from the Bangladesh after 1971 also. They are not stopped. Therefore, it is high time that we have to stop this, we have to prevent this, we have to revolt, we have to protest against them. उसके लिए एक मूवमेंट 1979 में असम मूवमेंट शुरू की गई। असम मूवमेंट का बेसिक आइडिया यही था कि जो भी इलीगल इमिग्रेंट है उसको डिटेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, इलेक्टोरल लिस्ट से डिलीट करेंगे और फिर उनको डिपोर्ट करेंगे कि वो वोट ना कर पाए। 1983 में एक लॉ बनाया गया जिसकी वजह से आप जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको डिटेक्ट कर सकते हैं, उनको डिपोर्ट कर सकते हैं। फाइनली 1985 में एक असम अकॉर्ड साइन हुआ। इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है असम अकॉर्ड, जिसको लेके अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट भी दी है। नाउ व्हाट इज असम अकॉर्ड? इट वाज अ ट्राइपार्टीज ट्रीटी, दैट मींस इट वाज अ ट्रीटी साइन बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट ऑफ असम एंड द असम मूवमेंट। इन तीन लोगों के बीच में Assam Accord was signed in 1985. It simply says that all the illegal immigrants coming before 1966, जो भी 1966 से पहले आ चुका है, all of them will be granted citizenship, complete citizenship, no problem. चाहे illegally भी आयो, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। Then anyone who is coming between 1966 and 1977, they will be registered, they will be granted citizenship, but they will not be allowed to vote for 10 years, disenfranchised for 10 years. 10 साल के लिए उनको वोट नहीं करेंगे। ये कब हो रहा है? 1985 में, यानी 1995 तक वो वोट नहीं कर पाएंगे। 1995 के बाद उनको वोट करने की भी परमिशन मिल जाएगी। एंड एनीवन हु इज कमिंग आफ्टर 1971 विल बी डिटेक्टेड, डिटेन्ड एंड डिपोर्टेड। उसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको भेज देंगे। तो ये एक ट्रीटी साइन हुई थी विच सिंपली सेज कि यहां पे इस असम अकॉर्ड का एक्चुअल मतलब क्या है? एनीवन हु इज कमिंग आफ्टर 1971 फ्रॉम बांग्लादेश illegally shall be detected, detained and then deported। ये बात असम अकॉर्ड का एक मेन इन्फ्रेंस है। इसको यूज करने के लिए, इसको एक्चुअल में इंप्लीमेंट करने के लिए, असम अकॉर्ड को एक्चुअल में इंप्लीमेंट करने के लिए व्हाट वी सी इज आल्सो दैट द गवर्नमेंट डज 1986 अमेंडमेंट एक्ट। गवर्नमेंट जो है वो 1986 में एक अमेंडमेंट एक्ट लेके आती है और सेक्शन 6A जो है उसको ऐड करती है सिटीजनशिप अमेंडमेंट, सिटीजनशिप एक्ट में सेक्शन 6A ऐड करती है, जो हाल फिलहाल में हम देखेंगे अभी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया और बोल दिया असम अकॉर्ड इज वैलिड एंड देयर इज नो प्रॉब्लम इन द असम अकॉर्ड। अब 2003 में एक अमेंडमेंट एक्ट आता है। 2003 में अमेंडमेंट एक्ट ये आता है और वो ये सिंपली ये बोलता है जो भी एनी चिल्ड्रन ऑफ इलीगल इमिग्रेंट जो है उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। एनी पर्सन हु इज बोर्न इन इंडिया बट आइदर वन और बोथ पेरेंट्स आर इलीगल इमिग्रेंट्स, देन दैट पर्सन हु इज बोर्न इन इंडिया शैल नॉट बी गिवन सिटीजनशिप, और वो इलीगल इमिग्रेंट ही कहलाएगा। इलीगल इमिग्रेंट के बच्चों को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। दिस वाज स्टेटेड इन 2003 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। और इसी से द एक्ट ऑल्सो मैंडेटेड द फॉर्मेशन ऑफ एनआरसी एंड एनपीआर, इसी 2003 से कि एक लीगल सिटीजन्स का एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जो भी बच जाएगा वो सब इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, एंड देन वी विल डिटेक्ट देम, डिपोर्ट देम, डिटेन देम एंड देन डिपोर्ट देम टू देयर होम कंट्रीज। फाइनली 2013 में व्हाट वी सी इज दैट सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को ये आदेश देती है दैट दे शुड कंडक्ट एनआरसी इन असम। 2019 में एनआरसी कंक्लूड होता है एंड 2019 में ही एनआरसी के बेसिस पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेके आया जाता है। और इसमें, इस एक्ट में जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इस एक्ट में क्या होता है कि इस एक्ट में सिंपली यही होता है कि कैसे हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियंस who are coming from Pakistan, Bangladesh और Afghanistan before 31 December 2014 they shall be granted the citizenship, और इनको citizenship पूरी मिल जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसी के बेसिस पे हमारा ये डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट ये है कि सिर्फ अगर हम
बहुत सिंपली इमेजिन करें एक बात कि हमारे पास असम अकॉर्ड है। असम अकॉर्ड सिंपली ये बोलता है कि एनीवन आफ्टर 1971 के बाद कोई भी अगर आ रहा है shall not any illegal immigrant from Bangladesh shall not be allowed। यही सिंपल इसका मतलब है असम अकॉर्ड का। 1971 के बाद हम किसी को भी अंदर आने नहीं देंगे। लेकिन अब जो सीएए आया है इसमें क्या कह रहा है, सीएए 2019 क्या बोलता है, बांग्लादेश से अगर कोई हिंदू या नॉन मुस्लिम एंटर्स इंडिया बिफोर 31st December 2014 तो उसको अलाउ कर दिया जाएगा। तो अब बात सिंपल सी ये है, असम अकॉर्ड बोल रहा है 1971 के बाद दो टाइप के लोग बांग्लादेश से आ रहे हैं, एक हिंदू, एक मुस्लिम और एक नॉन मुस्लिम। There are two types of people who are coming from Bangladesh illegally in India after 1971. A Muslim is coming and a non-Muslim is coming. As a result of Assam Accord, it is saying that both shall be ineligible to become citizen. But we have CAA 2019 which is saying that any person who is belonging to a non-Muslim category coming from Bangladesh before 31st December 2014 shall be granted citizenship. Yani if there is a Muslim and a non-Muslim coming from Bangladesh, according to Assam Accord, they are not eligible. But according to CAA, the Hindu will be eligible, the non-Muslim will be eligible to become citizen, but the Muslim will not be eligible to become citizen. तो ये कंट्रोवर्सी है कि ये जो है वो रिलीजन बेस्ड सिटीजनशिप क्राइटेरिया बना दिया गया है कि रिलीजन की बेसिस पे सिटीजनशिप दी जाएगी, एंड दिस इज रिजल्टिंग इन एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल एंड नॉट इन अदर्स पीपल। तो बेसिकली आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी का ये वायलेशन है। दिस इज द होल कंट्रोवर्सी दैट इज सराउंडिंग दिस CAA, NRC एंड NPR। अब इसका सेंसस से क्या कनेक्शन है, क्योंकि हाल फिलहाल में सेंसस को वापस हम कंडक्ट करने की बात करें तो इसका सेंसस से ये कनेक्शन है। सिंपली सेंसस से इसका सिंपल ये कनेक्शन ये है कि हर 10 साल में जब सेंसस होता है तो सेंसस को दो फेजेस में, दो चरण में पूरा किया जाता है। पहले फेज में हम घर गिनते हैं कि कितनी कॉलोनी में घर हैं, और फिर सेकेंड फेज में उन घरों के अंदर पॉपुलेशन गिनते हैं, पॉपुलेशन एनुमरेशन। तो दो फेजेस जो होते हैं वो दो फेजेस क्या हैं, पहला फेज है हाउस लिस्टिंग एक्सरसाइज कि पहले तो हम ये गिनेंगे घर कितने हैं, फिर हम गिनेंगे कि पॉपुलेशन एन्यूमरेशन कितनी है, हर घर में कितने लोग रह रहे हैं, पॉपुलेशन एन्यूमरेशन। तो आइडिया ये है कि ये जो सेंसस का जो एक्सरसाइज है, ये सेंसस का जो एक्सरसाइज है, दिस हैपेंस एंड NPR टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग विद इन द सेंसस। यानी जब भी सेंसस हो रहा होता है उसी के साथ उसका NPR भी करा दिया जाता है। NPR के लिए कोई अलग से एक्सरसाइज नहीं होती है। व्हेन द सेंसस इज हैपनिंग अलोंग विद दैट सर्टेन क्वेश्चंस ऑन NPR आर आल्सो आस्क्ड और NPR भी हो जाता है। इंडिया में पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम NPR वाज कंडक्टेड इन 2010 एंड इट वाज अपडेटेड इन 2015। पूरे इंडिया में पहली बार NPR हो चुका है ऑलरेडी 2010 में। कोई आपसे पूछता है कि NPR नहीं हुआ, नहीं, NPR हो चुका है 2010 में, अपडेट भी हो गया 2015 में। NRC नहीं हुआ है पूरे इंडिया में। अनदर इज अनाउंस्ड टू बी कंडक्टेड इन 2025-2026 जब सेंसस होगा। हमें ये याद होना चाहिए कि दोनों सेंसस और NPR NRC आर कंडक्टेड बाय द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया अंडर होम मिनिस्ट्री हु इज आल्सो नोन एज सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। दो अलग अलग पोस्ट है हेल्ड बाय द सेम पर्सन। इट इज द सेम पर्सन हु इज होल्डिंग बोथ द पोस्ट्स। ठीक है, तो एक का नाम है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, दूसरे का नाम है सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। बोथ द पोस्ट आर हेल्ड बाय सेम पर्सन। जब वो
सेंसस करता है तो सेंसस का रजिस्टर होता है, जब वो बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन या पॉपुलेशन एन्यूमरेशन करता है तो वो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया होता है। सो दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सेंसस एंड कनेक्टिंग एनपीआर एंड एनआरसी। अब एक बार हमने ये सेंसस कर लिया तो सेंसस के साथ ही एनपीआर हो जाएगा। वंस द एनपीआर क्या होता है, एनपीआर आर लीगल फॉरेनर्स एंड लीगल सिटीजन्स, देन इसमें से वी विल रिमूव all the foreigners and what we will get is NRC, that is a register of all the legal citizens. Once we have NRC, once we will carry out NRC, we will have a list of all the illegal immigrants in India. We will have a list of all the illegal immigrants in India. एक बार हमारे पास ये लिस्ट ऑफ इलीगल इमिग्रेंट आ जाएगी, अब हमारे पास फाइनल स्टेप आता है कि अगर ये नॉन मुस्लिम है, तो ये CAA 2019 से इनको सिटीजनशिप मिल जाएगी, और अगर ये मुस्लिम्स हैं तो इनको कोई सिटीजनशिप नहीं मिलेगी और इनको वापस डिटेक्ट 3D डिटेक्ट, डिटेन और डिपोर्ट कर दिया जाएगा इनकी होम कंट्री में। तो दैट इज द ओवरऑल रिलेशनशिप बिटवीन सेंसस, एनपीआर, एनआरसी एंड CAA 2019। सेंसस एनपीआर क्या है? सेंसस का ओरिजिन सेंसस एक्ट 1948 है, एनपीआर का ओरिजिन सिटीजनशिप रूल्स है 2003। सेंसस का पर्पस है पॉलिसी बनाना, एनपीआर का पर्पस है एनआरसी बनाना। सेंसस का पर्पस है कि आपकी लिटरेसी, माइग्रेशन, एम्प्लॉयमेंट वाली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। एनपीआर का इंफॉर्मेशन है कि आप पैदा कहां हुए हैं। सेंसस का डेटा कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, एनपीआर का डेटा नॉन कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, इसको पब्लिश किया जाता है, ये पब्लिश नहीं होता है। सो दैट इज द आइडिया बिटवीन सेंसस एंड एनआरसी। अब एक आखिरी चीज जो हमारे पास रह गई है वो ये कि क्या हमें इंडिया में शुड इंडिया कंडक्ट अ नेशन वाइड एनआरसी और नॉट। इसका सिंपली मतलब ये है कि शुड इंडिया कंडक्ट अ नेशन वाइड एनआरसी का सिंपली आइडिया ये है कि अगर एनआरसी है तो उससे वी कैन अंडरस्टैंड दैट हु इज एन इलीगल इमिग्रेंट और उसको हम हटा सकते हैं। हम अपनी डेटाबेस, हम अपना डेमोग्राफिक अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं, उसके बेसिस पे पॉलिसी बना सकते हैं। वी कैन स्ट्रेंथन आवर नेशनल सिक्योरिटी। एट द सेम टाइम देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस आल्सो, कि कुछ दिक्कतें हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एनआरसी करते हैं तो लाइक वी हैव ऑलरेडी सेड, वी आर एक्सक्लूडिंग सर्टेन कम्युनिटी एंड दैट वुड बी वायलेशन ऑफ वासुदेव कुटुंबकम, जो इंडिया का इतना बड़ा नारा है कि होल वर्ल्ड इज वन बिग फैमिली, तो उसका वायलेशन होगा। हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, सो दैट वुड बी अगेन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14। देन सिमिलरली ये पूरी एक्सरसाइज करने में बहुत ज्यादा खर्चा होगा, इसका बर्डन ऑफ प्रूफ जो वल्नरेबल लोगों पे है, ना कि गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो जिसको चाहे बोल देगी कि ये फॉरेनर है या इलीगल इमिग्रेंट है, प्रूफ किसको करना पड़ेगा? वो गरीब पुअर लोगों को, हु विल नॉट बी एबल टू शो द डॉक्यूमेंट्स एंड विल नॉट बी एबल टू प्रूव देयर सिटीजनशिप। तो ये एक थोड़ा सा एक बायस्ड एक्सरसाइज है, जिसको करने से काफी ज्यादा अनजस्टिस भी हो सकता है, इनजस्टिस भी हो सकता है। फाइनली हमारे पास इस आर्टिकल से रिलेटेड कुछ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी हैं। फॉर एग्जांपल 2005 में सरबंदा सोनोवाल केस हुआ था, जिन्होंने एनआरसी को अपहेल्ड किया गया था, और फाइनली 2024 में अभी हमने देखा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि सुप्रीम कोर्ट ने असम अकॉर्ड को अपहेल्ड कर दिया है, और 2024 में ही CAA की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया है, जिसका डिसीजन अभी पेंडिंग है। तो दैट इज दिस आर्टिकल ऑल अबाउट। फाइनली मैं अगर आपको बोलूं कि अभी जैसे डिसीजन मैंने कहा कि पेंडिंग है, तो अभी देयर इज नो नीड टू कमेंट अपॉन इट। अभी इंडिया इज ऑल्सो हैज टू फाइंड अ बैलेंस, अप्रोप्रिएट बैलेंस बिटवीन कि जो भी लोग इलीगली एंटर कर चुके हैं उनको कैसे हम वी कैन अकोमोडेट देम इन द इंडियन सोसाइटी। एट द सेम टाइम शुड इंडिया हैव अ लिमिट कि कितने लोगों को वो केटर करेगी, बिकॉज द रिसोर्सेज आर ऑलरेडी कंस्ट्रेंड फॉर द एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, कि वो रिसोर्सेज को पहले अपनी पॉपुलेशन को हम यूज करें, और शुड वी ऑल्सो यूज देम टू ब्रिंग इन, टू केटर द इलीगल इमिग्रेंट्स हु आर हैविंग प्रॉब्लम्स इन देयर ओन कंट्रीज। तो इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। टिल देन,
टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक यू।